Assalamu alaikum everyone. Going to the part 8 of coordination compounds chapter, we will continue the valence bond theory with the structures of hexaamine cobalt 3 ion and hexafluorido cobaltate 3 ion. प्रीवियस सेशन में निकल के कॉम्प्लेक्सेस हम देखे थे. अब यहाँ पर हम रिमेनिंग 2 कॉम्प्लेक्सेस का डिस्कशन करेंगे. राइट, सो लेट्स बिगिन. नाउ इफ यू गो विद द कॉम्प्लेक्स हियर, hexaamine cobalt 3 ion, it is again homoleptic complex where cobalt is bonded to 6 amine ligands. Cationic complex है जहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी 6 है. सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर. पहले देखते हैं इसका प्राइमरी वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स किस ढंग से फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, वो डिस्कशन करेंगे. राइट, सो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए पहले हम कोबाल्ट को क्या करेंगे, x लेंगे. सो कोबाल्ट विल बी टेकन एज x प्लस 6 इंटू अमाइन का चार्ज होता है 0, दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है क्योंकि आयन है तो हम लिखेंगे 3. तो x प्लस 6 इंटू 0 इज 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 मीन्स cobalt oxidation number is 3 और cobalt's primary valency in this compound is 3. तो प्राइमरी वैलेंसी 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, होमोलेप्टिक है. जस्ट ये जनरल चीज़ें हैं, हम पहले पढ़े हैं वो याद दिला रहा हूँ. अब यहाँ पे देखेंगे ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है. विल अप्लाई द वैलेंस बॉन्ड थियरी हियर. तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के मुताबिक पहले इस आयन का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27. जब 27 रहेगा तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका Ar4s2 3d7, Ar4s2 3d7. लेकिन अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करेंगे. तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कहाँ से होंगे, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4s 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3d7 में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3d6 हो जाएगा. सो द CO3 plus electronic configuration is Ar4s0 3d6. Right? Now, according to the first postulate of VBT, a central metal atom or ion provides definite number of vacant d orbitals or vacant orbitals to receive electrons from the ligands. यानी कि ये भी कोबाल्ट भी डेफिनेट नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा. अब कितने ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे 6, यानी कि 6 ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए. इट रिक्वायर्स 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स. राइट, तो उस हिसाब से पहले आप ऑर्बिटल डायग्राम लिखो. आप कोबाल्ट आयन का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पहले लिखते हैं हम 3d6. कैसे आएगा, 1, उसके बाद ये 2 3 4 5 और यहाँ पे लास्ट 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा. राइट, 3d6 हो गया. इसका 4s एम्प्टी है और 4p भी एम्प्टी है, मीन्स 4s और 4p ये प्रोवाइड कर रहा है. इवन 4d भी है, अब उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको ये 4 मिल गए और 2 चाहिए तो यहाँ पे वो 2 मिल जाएंगे, आगे के स्टेप के डिस्कशन में आ जाएगा. मीन्स 4s लिखना है आपको, 4p लिखना है, टोटली होना है 6 एम्प्टी. यहाँ ऑलरेडी आपके पास अब 4 अवेलेबल है, 2 और खाली हो जाएंगे. क्यों, सेकेंड स्टेप में अकॉर्डिंग टू VBT, in presence of strong ligands, rearrangement of electrons takes place. Means spin pairing, we call it as spin pairing. Rearrangement of electrons is nothing but spin pairing, means electrons are forced to pair up in presence of strong ligand. प्रीवियस निकल के एग्जाम्पल में साइनाइड और स्ट्रॉन्ग लिगैंड था, अब इस एग्जाम्पल में अमाइन स्ट्रॉन्ग लिगैंड है. तो अमाइन स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पूरे पेयर अप हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये पेयर अप हो गए तो आपको यहाँ पे 2 एम्प्टी डी ऑर्बिटल मिल जाएंगे. 2 एम्प्टी डी ऑर्बिटल मिल जाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप हो जाएगा. तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल आपको 2 मिलेंगे. 2 क्यों चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का
और एक sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का। ओके, अब यहाँ पे s है, उसके बाद 3 p ऑर्बिटल है, बाद में 2 d ऑर्बिटल आएंगे, sp3d2 इजीली हो जाएगा। लेकिन लिगैंड कैसा है अब यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग है। तो ये पहले क्या करता है, इनर ऑर्बिटल के इनर डी ऑर्बिटल अवेलेबल है या नहीं वो देख के, अगर अवेलेबल होता है तो यहाँ पे d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। नहीं अवेलेबल है, पूरा फिल्ड अप है, पॉसिबिलिटी नहीं है डी ऑर्बिटल मिलने की, तो तब sp3d2 होता है। तो यहाँ पे आपको अज्यूम करना है, चेक करना है कि अवेलेबिलिटी होती है या नहीं होती है। तो कैसा होगी यहाँ पे, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके साथ पेयर अप हो जाएंगे, राइट। सो इन प्रेजेंस ऑफ अमाइन स्ट्रॉन्ग लिगैंड, these two electrons will pair up and it will make two empty d orbital। तो यानी कि ये और ये empty हो जाएंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके पास टोटल एम्प्टी कितने हो गए अभी? दो डी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल है, और ये तीन पी ऑर्बिटल। मीन्स these empty orbitals, what they do, they undergo d2sp3 hybridization। they will be undergoing what? d2sp3 hybridization। तो इसको आप मार्क आउट कर लेना है इस तरह। ये हो गया d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन से? दो d ऑर्बिटल आ रहे हैं, एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल आ रहे हैं। तो ये क्या होंगे? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। मीन्स दे विल मिक्स अप एंड दे विल प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, पहले अलग अलग थे, अब पूरे मिलके एक हो गए, बिकॉज दे आर ऑल इक्वल इन एनर्जी, दे आर नॉट हाइब्रिड। व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिड? d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। तो प्रीवियस निकल के एग्जाम्पल्स में हमने डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स क्या करते हैं, गुंडा राउडी टाइप लोग के जैसे होते हैं, जो लोगों को जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सली पेयर अप करके यहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं, और साथ ही साथ सबको सेम फैसिलिटी मिलना बोल के फैमिली मेम्बर्स को जो है सब पूरे कंपार्टमेंट्स को एक तरफ कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी वही हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड थे पेयर अप हो गए, और बाकी वाले ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करके सेम एनर्जी वाले बन गए। अब ये आयन रेडी है लिगैंड्स को एक्सेप्ट करने, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए, लिगैंड्स के जरिए से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो लिगैंड्स कौन से हैं? अमाइन लिगैंड्स। एक एक अमाइन लिगैंड एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते जाएगा। यहाँ पे पहले अमाइन लिगैंड का इलेक्ट्रॉन पेयर, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। So like this, totally 6 coordinate bonds will be formed. We can see the structure over here. एक एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं दो दो इलेक्ट्रॉन? These are all donated by 6 ammonia molecules, that is 6 amine molecules, right? So this is a way how the cobalt and ammonia molecules will form coordinate bonds with each other. Initially, cobalt will provide empty orbitals to receive electrons from the ligands, and then those empty orbitals undergo d2sp3 hybridization. Then after d2sp3 hybridization, the filled orbitals of the ligand overlap on these hybrid orbitals and they form coordinate bonds, right? अब डिस्कस करते हैं इसका ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। क्यों ऑक्टाहेड्रल? बिकॉज ऑफ d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब भी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ज्योमेट्री रहेगा ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसे आएगा? सिंपल वे में ड्रॉ कर लेंगे। CO बीच में, यहाँ पे 4 लिगैंड सेम प्लेन में आएंगे, एक आएगा ऊपर, दूसरा आएगा नीचे। ये पूरे क्या रहेंगे? NH3। ऑल आर अमोनिया अमाइन लिगैंड्स।
these are all amine ligands. So geometry is octahedral due to D2sp3 hybridization. Now what type of complex it is? Here we can see inner n-1 d orbital, that is 3d orbital they are involved in hybridization. जब अंदर वाले d orbital hybridization में involve होते हैं उनको हम बोलते हैं inner orbital complexes और low spin complexes or spin paired complexes. So this is nothing but an example of low spin complex, that is inner orbital complex. And what about the magnetic property? Do you find any unpaired electron here? No unpaired electron at the final stage, so it is diamagnetic due to paired electrons. As there is no unpaired electron, it is diamagnetic, right? तो ये भी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. आपको इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. फॉर द कॉम्प्लेक्स हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 आयन, राइट इट्स हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक. इतना लिखना है. एक्सप्लेन अगर पूछते हैं तो आपको ये ऑर्बिटल डायग्राम बताना है, राइट? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये ऑर्बिटल डायग्राम्स कंपल्सरीली करेक्ट वे में आपको रिप्रेजेंट करना है, अदरवाइज 1 मार्क विल बी डिडक्टेड. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल को जाते हैं. हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट 3 आयन, अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स अनायन है. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं होमोलेप्टिक है बिकॉज सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर देयर. एंड कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी 6 है. अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स अनायन है. अब कोबाल्ट का हम चार्ज देखेंगे कितना आएगा. यहाँ पे भी कोबाल्ट का चार्ज आएगा आपको +3. कोबाल्ट को हम लेंगे x प्लस फ्लोराइड कितने हैं 6. फ्लोराइडो का चार्ज होता है -1 इक्वल टू ब्रैकेट के ऊपर -3 चार्ज. सो x प्लस ऑफ -6 -1 इज -6. x -6 इक्वल टू -3. x आपको मिलेगा -6 इधर लेके आओ +6 हो जाएगा. 6 - 3 इट विल बी 3. सो again oxidation number is 3, that is primary valency is 3, secondary valency is 6. Okay, now फ्लोराइडो बिलोंग्स टू ए कैटेगरी ऑफ वीक लिगैंड्स. ये वीक लिगैंड कैटेगरी में आता है. जब भी वीक लिगैंड आते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट पेयर अप, दे विल रिमेन एज इट इज. देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है और इससे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर इफेक्ट क्या होता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट क्या होता है देखते हैं. एज यूजुअल कोबाल्ट 3 आयन का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. CO3 प्लस का Ar4s0 3d6. बाद में पहले स्टेप के मुताबिक, पहले पोस्टुलेट के मुताबिक द आयन विल प्रोड्यूस और प्रोवाइड एम्प्टी ऑर्बिटल्स टू रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगैंड्स, राइट? तो कोबाल्ट 3 आयन ये 3d6 1 2 3 4 5 6. 4s एम्प्टी है, इसके आगे जो 4p आने वाला है वो भी एम्प्टी है और इसके आगे जो 4d आने वाला है वो भी एम्प्टी है. अब यहाँ पे हम 4d क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वीक लिगैंड है, ये इनर डी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स इसमें है तो ये अंदर वाले ऑर्बिटल को यूज नहीं करेगा. ये जितने भी डायरेक्टली एम्प्टी है उसको ही प्रिफर करके हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करता है, राइट? सो इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइडो लिगैंड these unpaired electrons will remain as it is. ये unpaired electrons क्या रहेंगे? As it is रहेंगे. They will not pair up. Remember, weak ligand fluorido is a weak ligand, so these electrons will not rearrange. They remain as it is. So now what will happen? 6 फ्लोराइडो है यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए दो ऑप्शन है, D2sp3 या फिर sp3d2. वीक लिगैंड है तो ये प्रिफर क्या करता है? sp3d2. कभी भी याद रखो जब भी वीक लिगैंड आएगा तो समझ जाना sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा. ऑलवेज इट विल टेक पार्ट इन sp3d2 hybridization. It will involve outer d orbital in hybridization. So here what happens? This 1s orbital, then this 3 p orbitals, and this out of 5 2d orbitals, they all will involve in sp3d2 hybridization. कौन से हैं?
एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल, टोटली 6 पूरे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे हम ये कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज आ गया इधर। अब यहाँ पे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमको मिल गए, 1 2 3 4 5 6, और ये बचे हुए d ऑर्बिटल, 4d orbital left out, d orbitals are here. So all now they are equal in energy, they are ready for receiving electrons from ligands. So here we can see all the 6 orbitals are filled up with 2 electrons each, which are donated by 6 fluorido ligands, right? तो इस तरह 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे कोबाल्ट के साथ, राइट? यहाँ पे भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगा, जैसा हम प्रीवियस एग्जाम्पल में ड्रॉ करें। सिर्फ आपको क्या करना है, अमाइन का जगह फ्लोराइडो लिखना है, राइट? ज्योमेट्री रिमेन सेम। हाइब्रिडाइजेशन दोनों या तो D2sp3 होने दो या फिर sp3d2 होने दो। हाइब्रिडाइजेशन जब ज्योमेट्री क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रली आएगा। दोनों टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रली है। सिर्फ यहाँ पे होता क्या है, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। We can see here 1 2 3 4 unpaired electrons are there in the configuration in the complex, so it is paramagnetic, right? It is paramagnetic. ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसमें, sp3d2, sp3d2, ज्योमेट्री क्या है ऑक्टाहेड्रल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है पैरामैग्नेटिक, राइट? अब यहाँ पे सपोज इन केस कभी कभार जो है आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए भी पूछे, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ COF63 माइनस आयोन, तो म्यू वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। म्यू वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़े हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं म्यू वैल्यू उसी नंबर से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आंसर आपको समवेयर अराउंड 4.89 बोर मैग्नेटॉन मिलेगा, राइट? तो अगर इन केस अगर पूछे तो आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करके म्यू कैलकुलेट करना है, राइट? So these are all the 4 examples out of which one is compulsorily asked in the examination. ठीक है, या तो एक्सप्लेन बोल के पूछते हैं, एक्सप्लेनेशन अगर पूछ रहे हैं तो इतना पूरा आपको लिखना है जो स्लाइड में मेंशन्ड है। अगर मेंशन अगर पूछते हैं, मेंशन द ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सिर्फ आपको नेम लिखते जाना है। ज्योमेट्री कौन सा है ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ sp3d2, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है पैरामैग्नेटिक, देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग 3 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल देखते हैं। निकल का एग्जाम्पल है NiCO4 है, इट इज NiCO4। निकल ये कंपाउंड मेटल कार्बोनिल्स कैटेगरी में आता है। जब भी मेटल कोई कार्बोनिल लिगेंड, सिर्फ कार्बोनिल लिगेंड्स के अटैच रहते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। अब देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स की स्पेशलिटी क्या है। तो पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर, पहले निकल को हम लेंगे x, को कार्बोनिल लिगेंड्स न्यूट्रल होते हैं तो इनको 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, इक्वल टू ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है तो 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0, यानी कि निकल अपने एटॉमिक फॉर्म में ही है, इट इज इन इट्स एटॉमिक फॉर्म, इट इज नॉट लॉस्ट एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, निकल एटॉमिक नंबर 28, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Ar 4s2 3d8, 4s2 3d8, राइट? अब यहाँ पे भी VBT थियरी अप्लाई करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी। पहले आपको लिखना है इसका ऑर्बिटल डायग्राम का कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन विल राइट फर्स्ट। क्या होगा देखेंगे, पहले ऑर्डर में लिखेंगे, फर्स्ट 3d बाद में 4s। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट इट प्रोवाइड्स डेफिनेट नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो पहले मैं ड्रॉ करता हूँ 3d, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 4s है। अब तक जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस करे आयॉन्स थे और 4s एम्प्टी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एज इट इज लिख दो 4s2। ये हो गया 3d और ये हो गया 4s। तो पहले पॉस्टुलेट के मुताबिक एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा, तो एम्प्टी ऑर्बिटल आपके पास नेक्स्ट कौन सा होता है? 4p। लिख देंगे 4p। कितने प्रोवाइड होते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, एक आपको देखना है कि और एक अवेलेबल होता है या नहीं होता है, तो वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिगैंड के ऊपर। ये जो कार्बोनिल लिगैंड है यहाँ पर फिर से ये भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग लिगैंड, और यू कैन से among all ligands this carbonyl ligand is called as the strongest। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड कार्बोनिल लिगैंड है, ये आगे थ्योरी में हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स टू पेयर अप, राइट, इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स टू पेयर अप। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये कार्बोनिल लिगैंड्स निकल के करीब आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो 4s के हैं ये 3d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो जाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के साथ पेयर अप हो जाते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा यहाँ पे चेंज हो जाता है। इट बिकम्स लाइक दिस। वन टू थ्री फोर फाइव, ये 6 7 8। ये 4s का पहला इलेक्ट्रॉन, ये 4s का दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी कि d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया, कोई भी d ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं रहेगा। अब एम्प्टी कौन से हैं? एक है 4s और दूसरा है 3p ऑर्बिटल। ये तीनों भी एम्प्टी है और ये 4s एम्प्टी है, राइट। दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। अब क्या होगा, लिगैंड्स 4 हैं तो आपको एम्प्टी ऑर्बिटल भी 4 चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास 4 एम्प्टी ऑर्बिटल मिल गए। कौन से हैं? एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये चारों मिलके कौन से हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं अभी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हमको मिलेंगे? 4। कौन से मिलेंगे? उनका नाम क्या रहेगा? sp3 हाइब्रिड, राइट। तो ये एज यूजुअल कॉन्फ़िगरेशन d ऑर्बिटल का कंप्लीटली फिल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो अलग अलग थे अब पूरे चारों मिल के आएंगे। अब इनका क्या नाम देते हैं हम? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? sp3 hybrid orbitals, they are now called as sp3 hybrid orbitals। अब रेडी है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करने के लिए, किसके पास से? कार्बोनिल लिगैंड के पास से। यहाँ पे एक एक कार्बोनिल लिगैंड अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते जाएगा, शेयर करेगा। ये पहला कार्बोनिल शेयर करेगा, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो 4 carbonyl ligands will donate totally 8 electrons. So it is receiving totally 8 electrons from 4 carbonyl ligands, right? So this is the way how carbonyl will combine with nickel. अब ज्योमेट्री क्या रहेगी यहाँ पर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल, राइट। यहाँ पे मेंशन्ड है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। स्ट्रक्चर्स NiCl4 में हम जैसा ड्रॉ करे थे सेम उसी तरह आएगा, निकल सेंटर में और टेट्राहेड्रल मैनर में कार्बोनिल लिगैंड्स।
Now, magnetic properties, diamagnetic. Why diamagnetic? Because you don't have any unpaired electron. कोई भी unpaired electron ही नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? Diamagnetic, right? तो तीन important यहाँ पे भी properties याद रखो. ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिक. 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं. व्हाट इज द टाइप ऑफ ज्योमेट्री ऑफ NiCO4 tetrahedral? What is the magnetic property shown by NiCO4 diamagnetic? What type of hybridization takes place is in NiCO4? It is sp3 hybridization. ठीक है, अभी तक तो क्वेश्चंस इसमें नहीं आए हैं, लेकिन 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? ये पूरा टेबल है, पूरा कैडबरी चॉकलेट जैसा नजर आ रहा है. यम्मी यम्मी, टेस्ट करके देखो. टेस्ट जरूर करना है क्योंकि ये इतना परफेक्ट हो जाएंगे. इनमें आप पूरा डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं NiCN4 और NiCl4 के, और 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आपको पूछेंगे तो याद हो जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरा तीनों प्रॉपर्टीज हर एक कंपाउंड के साथ मेंशन्ड है. सो NiCN4 वी नो दैट, hybridization DsP2, geometry square planar, magnetic properties diamagnetic. NiCl4 minus, hybridization sp3, geometry tetrahedral and magnetic property paramagnetic. ये भी 3 मार्क्स के लिए. अगर वो 4 फॉर्मूले जो एग्जाम्पल्स हम पढ़े अगर वो नहीं पूछें तो ये दोनों के डिफरेंस भी पूछ सकते हैं. राइट द डिफरेंसेस बिटवीन NiCN4 एंड NiCl4 विथ रेस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस के तीनों वैल्यूज, तीनों प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है दोनों का, ज्योमेट्री डिफरेंट है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफरेंट है, राइट? NiCO4 भी लिखा हूँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल, डायमैग्नेटिक. अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले दो कंपाउंड्स जो हम पढ़े हैं, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 आयन, हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्टेट 3 आयन. एक में होता है D2sp3 स्ट्रॉन्ग लिगैंड में और वीक में होता है sp3D2. दोनों भी ऑक्टाहाइड्रल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगैंड वाला कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है और वीक लिगैंड फ्लोराइडो लिगैंड वाला कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, राइट? इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस थियरी में थोड़े अजम्पशंस है जो आपको याद रखना है. एक ड्रॉबैक है इस थियरी का. पहले इसके लिमिटेशंस बोलता हूँ, बाद में और कुछ डिस्कशन करेंगे. लिमिटेशंस ऑफ VBT. इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अजम्पशंस. अजम्पशंस यानी कि आपको कंसिडरेशंस बहुत करना है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड, वीक लिगैंड. थोड़ों को स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं, थोड़ों को वीक बोल रहे हैं, ये आपको अज्यूम करना है. स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में पेयरिंग हो रहा है, वीक लिगैंड के टाइम पे नहीं हो रहा है, तो आपको ये अज्यूम करना है. कुछ टाइम पे जो है इलेक्ट्रॉन्स इनर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल को भी शिफ्ट होते हैं, वो भी आपको अज्यूम करना है. सो दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस वैलेंस बॉन्ड थियरी. इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अजम्पशंस. इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में मालूम हो गया, स्ट्रक्चर मालूम हो गया, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन पता चला, लेकिन कलर के बारे में कुछ भी डिस्कशन इस थियरी में नहीं है. इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स. वीक लिगैंड्स किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स कौन से हैं, ये कुछ भी एक्सप्लेनेशन इस थियरी में नहीं है. हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, राइट? It does not make exact predictions regarding tetrahedral and square planar structures of 4 coordinated complex. कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 आता है तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनार भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल. जनरली क्या होता है, वीक लिगैंड्स रहे जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं और स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स रहे जब स्क्वायर प्लेनार हो सकते हैं. लेकिन हमने दो निकल के एग्जाम्पल देखे हैं, NiCN4 और NiCO4. NiCN4 में स्क्वायर प्लेनार है, लेकिन NiCO4 है टेट्राहेड्रल, हालांकि दोनों भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है. तो इसका भी करेक्ट प्रेडिक्शंस नहीं होता है. कभी कभार कॉम्प्लेक्सेस में स्क्वायर प्लेनार होने के ऑप्शंस भी रहते हैं, लेकिन वो होता है टेट्राहेड्रल, जैसे कि प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स में होता है. वो आगे उसका हम डिस्कशन कर लेंगे, तो उसका यहाँ पे क्लियर एक्सप्लेनेशन इस थियरी में नहीं है. एंड इट विल नॉट टेल यू अबाउट द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटीज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, which complex are more stable or less stable. That explanation is not there in this theory, right? So this is all about valence bond theory. अब ये थियरी में आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में आता है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब कॉम्प्लेक्सेस डायमैग्नेटिक रहते हैं,
कब कॉम्प्लेक्सेस लेस पैरामैग्नेटिक रहते हैं और कब कॉम्प्लेक्सेस में मोर पैरामैग्नेटिज्म आता है, ये भी आपको पढ़ना है। वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ लेंगे, क्योंकि वहाँ पे और थोड़े एग्जाम्पल्स, जैसे हमने 4 और ये 5 टोटली 5 एग्जाम्पल्स कॉम्प्लेक्सेस के सॉल्व करे हैं, चेक करे हैं। उसी तरह और थोड़े भी एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ पे कुछ आपको अजम्पशंस याद रखना है, यानी कि एक्सेप्शनल केसेस है वो याद रखना है। और ये हर एक कॉम्प्लेक्स को ऐसा लिखना है, आपको एक थोड़ा प्रैक्टिस हो गई तो याद हो जाएगा।